चलिए स्टूडेंट, हम लोग आज सीखेंगे सबसे पहले नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय द टर्म प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहां पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करें बेटा तो हिंदी में कहते हैं सिद्धांत। मैनेजमेंट के क्या सिद्धांत है और मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड है, इसकी नेचर क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। यहां पर हम बात करते हैं ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस की बात करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियरल प्रिंसिपल्स और मैनेजर की। तो यहां पर अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो यहां पर यह बताया गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले मैनेजर की कैसे डिसीजन लेना चाहिए, कैसे डिसीजन मेकिंग करना चाहिए, इसके बारे में कौन बताता है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस का मतलब इंस्ट्रक्शन देता है किसको? मैनेजर्स को, कि कैसे मैनेजरियल एक्टिविटी और कैसे डिसीजन मेकिंग किया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अपने सबऑर्डिनेट के साथ रिलेशन मेंटेन करने चाहिए, इसके बारे में कौन बताता है बेटा? तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या यहां तक के पॉइंट्स आपको क्लियर है? बताओ। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करें तो यहां पर नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, उसके बाद हम बात करते हैं जनरल गाइडलाइंस, उसके बाद फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, उसके बाद हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट एंड कंटिंजेंट। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। उसके बाद जनरल गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो गाइडलाइंस होते हैं जनरल नेचर के होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, ये प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है चेंज, यहां पर होती रहती है। इसके प्रिंसिपल डायनेमिक नेचर के होते हैं, यहां पर क्या होता है, चीजें चेंज होती रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो नेचर जो होते हैं ये किसके ऊपर होते हैं, किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? कंटीजेंट नेचर के होते हैं, किसी भी घटना के होने ना होने के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो प्रोवाइड्स इनसाइट मैनेजर्स। यहां पर क्या होता है कि मैनेजर को सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कौन? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करें, यहां पर क्या होता है, जो साधन होती है, रिसोर्सेज होती है, उसके 100% यूटिलाइज और फुल्ली यूटिलाइज हम करते हैं रिसोर्सेज की। उसके बाद साइंटिफिक डिसीजन लिया जाता है, किसके ऊपर बेस्ड होता है? साइंटिफिक डिसीजन आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां पर अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, इसके प्रिंसिपल्स किसकी नीड को पूरा करते हैं बेटा? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं। उसके बाद मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो इसके प्रिंसिपल जो है किसको मीटिंग और रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग। यहां पर जितना ही हमारे लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही ज्यादा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज है उनको ट्रेनिंग देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जितना ज्यादा आप अच्छी ट्रेनिंग देंगे, अच्छे स्किल्स देंगे, नॉलेज देंगे, उतना ही ज्यादा आपके एम्प्लॉयज क्या होगा? प्रोडक्टिव होंगे और उनको नॉलेज होगी तो मार्केट में क्या करेंगे? अच्छे तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फिर उसके बाद बात करते हैं बेटा 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्यूल। सबसे पहले हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, उसके बाद बात करेंगे रिस्पांसिबिलिटी एंड अथॉरिटी, उसके बाद डिसिप्लिन, उसके बाद हम बात करेंगे यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, उसके बाद रेम्युनरेशन, उसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, स्केलर चेन क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल क्या होता है, इनिशिएटिव क्या होता है, इस एस्पिरिट और डी क्रॉप्स का मतलब क्या होता है। चलिए हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क की बात करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। जब काम को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे टास्क में हम करते हैं, स्मॉलर टास्क में करते हैं, तो यहां से क्या होता है बेटा? स्पेशलाइजेशन जनरेट होती है। उसके बाद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है सुपीरियर पर्सन, एक होता है सुबऑर्डिनेट बेटा। सुपीरियर पर्सन जो होते हैं उनके पास क्या होता है? अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग लेने की क्षमता होती है, पावर होती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग सुबऑर्डिनेट लेवल के जो पर्सन होते हैं उनके पास क्या होता है? किसी भी काम करने के पूरा करने के उनके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बेटा? उत्तरदायित्व तो होता है। जिम्मेदारी की बात करते हैं, डिसिप्लिन की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मेन फैक्टर्स होता है, डिसिप्लिन होना जरूरी है। यूनिटी ऑफ कमांड की अगर बात करें बेटा तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी बॉस है, एक अगर मान लीजिए एम्प्लॉय है उसके एक ही बॉस होना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर बॉस होगा तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा। बहुत ज्यादा अगर उसके अगर मान लीजिए मैनेजर्स होंगे तो उनके अंदर कंफ्यूजन हो सकता है एम्प्लॉय के अंदर कि मैं किसको रिपोर्ट करूं। तो एक व्यक्ति
व्यक्ति के लिए, एक एम्प्लॉयज के लिए एक ही बॉस अपॉइंटेड होना चाहिए, एक ही उनके सीनियर पर्सन अपॉइंटेड होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले ईच एंड एवरी एम्प्लॉयमेंट सभी का डायरेक्शन एक ही होना चाहिए। डेट इज ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ को अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट को अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशनल की कॉमन गोल को अचीव करना, ये सभी का ऑब्जेक्टिव। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यहां पर हम क्या करते हैं, सबऑर्डिनेशन, यहां पर हम जनरल इंटरेस्ट की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी के इंटरेस्ट की बात करते हैं, और एम्प्लॉइज को रेम्युनरेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद सेंट्रलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो सेंट्रलाइजेशन के पावर किसके पास होता है, डिसीजन मेकिंग के पावर अगर हम बात करें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इनकी जो अथॉरिटी, और यहां पर हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की, तो यहां पर जितने भी लेवल्स होते हैं उनके अंदर क्या करना होता है, हमें डेलीगेट करना होता है। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है, यहां पर हम जो काम करते हैं चेन वर्क करते हैं। इट इज एन ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। ऑर्डर का मतलब होता है यहां पर काम करने वाले सभी का ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए। यहां पर ऑर्डर की अगर बात करें तो सही होना चाहिए। उसके बाद इक्विटेबल की अगर हम बात करते हैं, इक्विटेबल सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। यहां पर कास्ट के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल की हम बात करते हैं। उसके बाद इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, यहां पर रिसर्च करना चाहिए, इनोवेशन करना चाहिए, इनिशिएटिव आइडियाज आना चाहिए मैनेजर्स के अंदर। एस्पिरिट और डिक्रॉप्स की अगर बात करें तो यहां पर जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं सभी एक टीम के साथ काम करें, इंडिविजुअली ना करें। सेपरेटलाइजेशन की बात नहीं करते, यहां पर हम इंडिविजुअलाइजेशन की हम बात नहीं करते, यहां पर हम सबको एक साथ टीम के साथ काम करते हैं। तो दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू।